कभी कभी समस्याएं जो निकल के आती हैं और एक ही नया विचित्र रूप धारण कर लेती हैं। तो ऐसी इस स्थिति में क्या नया ऑप्शन अवेलेबल रहता है, बात करते हैं हम आज की वीडियो में इसी विषय पर। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। अगर जो आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरी देखिएगा, और क्योंकि आधी अधूरी जानकारी वो समझ में नहीं आती है, ये आपको भी जानकारी है। और इसको लाइक करें और साथ में ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसको शेयर करें, जिससे और लोग भी ऐसी इस जानकारी का, ऐसे ही जो इंफॉर्मेटिव जो जानकारी मिलती रहती है वो दूसरों लोगों तक ही पहुंच सके। कई लोगों के द्वारा अक्सर ही ऐसा प्रश्न पूछा गया है और प्रैक्टिकली कोर्ट में भी पूछा जाता है कि जो हमारा जो इंडियन जुडिशरी जो सिस्टम है, जो इंडियन लॉ है, वो फीमेल के रिकॉर्डिंग में मेल में वो उनके अगेंस्ट में रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कानून बने हुए हैं वो महिलाओं के संरक्षण में बने हुए हैं और उन्हीं के फेवर की बात करते हैं। क्योंकि डिस्प्यूट जब अराइज होता है तो वैसी उस स्थिति में, क्योंकि जो प्रबल, जिसकी जो शक्ति ज़्यादा होती है, जो शारीरिक रूप से जो सक्षम होते हैं, वो अपने जो अधिकार का वो तो अपना सही तरीके से उसको संचय कर लेते हैं, लेकिन जिनका जो शारीरिक रूप से जो थोड़ा कमजोर है या जो शोषित वर्ग के व्यक्ति हैं, उन्हीं के फेवर में जो भारतीय हमारी सरकार है वो उन्हीं के फेवर में लॉ बनाती है। क्योंकि उत्थान की जरूरत उसी के प्रति है जो नीचे होता है, जो पहले से ही ऊपर है उसको और ऊपर उठाने की, उत्थान की उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे ही इस स्थिति में अगर जो कोई लॉ जो महिलाओं के फेवर में बने हुए हैं और पुरुष के फेवर में बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल नहीं है कि जो महिलाओं के फेवर में बने हुए हैं तो वैसी उस स्थिति में जो पुरुष हैं, जो हस्बैंड हैं, उनको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। जैसा कि आपने थंबनेल देख के आपको ये आइडिया हो गया होगा कि वीडियो किस विषय पे आधारित है, जिसको आपने इंटरेस्ट दिखा के आपने उसको क्लिक किया है और आगे के वीडियो आप देखने के लिए उत्सुक हैं। तो ऐसी ही आशा के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या हस्बैंड को अपनी वाइफ से मेंटेनेंस मिल सकता है या अथवा नहीं मिल सकता है। अगर जो हस्बैंड को अगर जो मेंटेनेंस मिलेगा अपनी वाइफ से, तो किस स्थिति मिलेगा और कब मिलेगा। आज का वीडियो इसी विषय पर आधारित है कि इस विषय में कहाँ तक कितनी सच्चाई है, कितनी लॉजिकली, कितनी फ्रेंडली, क्या क्या बातें एडॉप्ट की गई हैं हमारे जो लॉ में, उन्हीं विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम अगर जो देखिए सेक्शन 125 में, उसमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि हु हैव अ सफिशिएंट मींस, जिसके पास पर्याप्त साधन हो। और ये मेंटेनेंस के ग्राउंड में जो सेक्शन की जो परिभाषा लिखी हुई है, जो उसकी लैंग्वेज लिखी हुई है, उसमें ये वर्ड यूज किया गया है कि जो भी व्यक्ति वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए सक्षम नहीं होना चाहिए। अगर जो अपने आप को मेंटेन करने के लिए और सक्षम नहीं है और वो ऐसे व्यक्ति पे आश्रित है जो कि सही रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, फिजिकली रूप से बिल्कुल सही है और सक्षम है दूसरों को भी मेंटेन करने के लिए, तो बात अगर जो दूसरे शब्दों में कहें, हम ये कह सकते हैं कि जो पत्नी है वो किसी गंभीर बीमारी का शिकार है, या वो ऐसी स्थिति में है उसकी आय का बिल्कुल पर्याप्त साधन नहीं है, उसके पास कोई भी जो अपनी जीविका यापन करने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जो पति है वो अब किस पे आश्रित हो पाए, क्योंकि हस्बैंड तो किसी न किसी व्यक्ति पे अगर जो कुछ नहीं भी काम करता है या कुछ नहीं भी करना चाहता है, फिर भी उसका कोई भी जीवन यापन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जो कोई पत्नी अगर जो कमा रही है, उसके पास पर्याप्त साधन है अपने आप को, अपने पति को मेंटेन करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो पत्नी है वो अगर सही रूप से, शारीरिक रूप से अगर सक्षम है अपने आप को मेंटेन करने के लिए और अपने पति को या अपने परिवार को लालन पालन करने के लिए अगर जो सक्षम है, तो ऐसी इस स्थिति में जो हस्बैंड है वो माननीय न्यायालय के समक्ष सेक्शन 125 में मेंटेनेंस के लिए मुकदमा प्रस्तुत कर सकता है। और अगर जो आपको कारण और आपके तथ्य और फैक्ट, सबसे जरूरी बात यह है कि आप शारीरिक रूप से अगर जो आप सक्षम नहीं है, आपको कोई गंभीर बीमारी है या आपके पास कोई पर्याप्त आय का साधन नहीं है, तो ये सारे तथ्य और ये सारे फैक्ट आपको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। और आपके तथ्य और आधार पर ही माननीय न्यायालय अगर जो विश्वास कर लेती है कि आपके जो फैक्ट और आपके तथ्य जो आपने ग्राउंड जो मेंशन करे हैं अपने पिटीशन में, वो अगर जो सत्य हैं और बिल्कुल सही हैं, कोर्ट आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी कि जिसमें कि आपको अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता प्राप्त कराने के लिए आपको आदेश पारित कर देगी, जिससे आपको गुजारा भत्ता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा।
अगर जो पत्नी अगर जो किसी भी तरीके से अगर जो कोई भी बिना कारण बताए हुए कोई भी युक्त कारण नहीं है, फिर भी अपने मायके चली गई हुई है, और मायके जाने के उपरांत अगर जो फिर भी वो वहां से नहीं आना चाहती है या नहीं रहना चाहती है, तो आपको अगर जो ये लगता है कि आप अपनी जो पत्नी को रखने के लिए तैयार है, और आपको ये लगता है कि अगर जो आप शारीरिक रूप से सक्षम है, क्योंकि अगर जो शारीरिक रूप से आप सक्षम है तो आपको उस स्थिति में आपको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। क्योंकि अगर जो पत्नी अगर जो कहीं अन्य स्थान पे रह रही है, अपने मित्र के स्थान पे या अपने निजी स्थान पे या किसी अपने मायके में, तो अगर जो वहां रह रही है तो आपको उसके लोकल एरिया के जो पुलिस स्टेशन है वहां आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। जो भी आपके फैक्ट है, जो भी आपके कारण है, वो आपको अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करते हुए ये चीज आपको बतानी पड़ेगी कि आपकी पत्नी आपका घर छोड़ के अन्य स्थान पर रह रही है बिना किसी कारण के, और वो कुछ भी करना नहीं चाहती है। तो पुलिस आपको और आपकी पत्नी को बुला के और कन्विंस करेगी और आपके निवास स्थान पर उसको भेजने का प्रयास करेगी। बात करते हैं एक और ग्राउंड पे, जो सेकंड ग्राउंड आता है कि निकल के, कि अगर जो आपके बच्चे हैं, अगर जो बच्चे को लेके अगर जो मायके चली गई हो या अपने किसी अन्य स्थान पे चली गई हो जहां पे उसका हित निहित हो, तो ऐसी इस स्थिति में फिर आप क्या करेंगे? तो अब आपके पास क्या अधिकार रहते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप पहले से ही कमजोर हैं। जो आपने अपराध नहीं भी कारित किया है, अगर जो वाइफ ने अगर जो 125 का मुकदमा अगर जो पारित कर दिया है या दाखिल कर दिया है, तो वैसी उस स्थिति में अगर जो आपने कोई अपराध नहीं भी कारित किया तब भी आप अपने आप को अपराधी मानने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जो आपके बच्चे और आपकी पत्नी दोनों अगर जो मायके में रह रही है, तो वैसी स्थिति में फिर भी आपको आपके जो पत्नी के जो लोकल एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वहां आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। आपको अपने कारण और आपके ग्राउंड वहां मेंशन करते हुए अपने थाने में आप ये पिटीशन मूव करें कि आपकी पत्नी वहां आना नहीं चाहती और बिना बेवजह बिना कोई कारण बताए हुए अपने मायके चली आई हुई, कि हम अपनी पत्नी को समुचित तरीके से और रिस्पेक्टफुली हम अपने घर में उसको रखने के लिए तैयार हैं। आमतौर पे ये भी सभी जो भ्रम व्याप्त है समाज में कि जो महिलाओं की थाने में, प्रशासन में या कोर्ट में हर जगह उसकी सुनवाई होती है और पति की या पुरुष वर्ग की उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। कारण कुछ भी रहा हो, हम उस कारण पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये समझ में और ये निकल के तथ्य जरूर आते हैं कि ऐसी इस स्थिति में पुलिस कहाँ जाए, उसके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल रह पाते हैं, किस स्थिति में वो क्या ऑप्शन ले, किससे सलाह ले, कौन से एडवोकेट से वो इंगेज करे जिससे उसको सही तरीके से उसको सलाह मिल सके। तो सबसे पहले अगर जो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो आने वाले जो नए कानून हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं, उनके अनुसार अगर जो पत्नी एफआईआर दर्ज करती है तो उससे पहले उसको अपने जो आधार हैं वो अपने आधार अपने एफआईआर में मेंशन करके उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर जो वो कह रही है किस आधार पे कह रही है, उसका रीजन क्या है, किस स्थिति में उसको कहना चाहिए। ऐसी ही स्थिति में अगर जो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है या उसकी हो भी जाती है, उसके स्थान पे आपको यानी कि जो हस्बैंड है, पति है, उसको अपनी पत्नी के जो लोकल एरिया जो उसका लोकल थाना लगता है वहां जाके उसको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। और सर्वप्रथम ये आपको अगर जो आपके पास एविडेंस आपके पास अगर जो अवेलेबल है, अगर जो आपके पास सही तथ्य हो, सही फैक्ट आपके पास अवेलेबल है, तो पति को अपने एफआईआर में दर्ज करते हुए जो उसमें एप्लीकेशन लिखी जाएगी वो थाने में प्रस्तुत करेंगे। और अगर जो आपके तथ्य आपके जो ग्राउंड सही है तो आपके एप्लीकेशन के आधार पे पुलिस आपके एप्लीकेशन पे एफआईआर दर्ज कर लेगी। बात करते हैं नेक्स्ट ग्राउंड पे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छा ग्राउंड है। आपकी अपनी वाइफ को सबक सिखाने के लिए या आपको अननेसेसरी अनावश्यक रूप से अगर जो परेशान करती है तो आप सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले की बताया है कि जो नए अभी कानून आने वाले हैं या उनमें जो प्रतिबंधित या उनमें जो प्रिवेल लॉ है उसी के आधार पर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आपकी पत्नी अगर सही रूप से अगर शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल सही है तो आपको अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता प्राप्त करने में कोई भी अनुचित या विधिक रूप से कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए और आप उसमें अपनी पत्नी के अगेंस्ट में 125 का मुकदमा आप प्रस्तुत करें और आपके अगर तथ्य आपके फैक्ट अगर जो आपके बिल्कुल सही हैं और आप सही तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। माननीय न्यायालय आपके तथ्य आपके ग्राउंड को अगर जो सेटिस्फाइड मानते हुए वो सही मानते हुए उस पर बिलीव करती है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सही है तो आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी। कहने का मतलब ये है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ से मेंटेनेंस दिलाने का आदेश पारित कर देगी। और एक नेक्स्ट ग्राउंड है जो कि लास्ट ग्राउंड है जो आपको मैं मेंशन करना चाहूंगा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर जो किन्हीं कारणों से हस्बैंड अगर जो किसी भी वाद में जो कि उसकी पत्नी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं
सेक्शन 125 में हो या सेक्शन 12 में हो या सेक्शन 125 सीआरपीसी के वाद हो, किसी भी वाद में अगर जो वो शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं, शारीरिक रूप से वो असक्षम हैं अपनी बात को कहने के लिए, या माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, या माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत हो पाते हैं, जब वो अपने आप को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराएंगे तभी तो अपनी बात कह सकें, अन्यथा उनकी बात को कहने के लिए या अपने फैक्ट को कंसीडर कराने के लिए कोई उचित माध्यम वो अपना सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर जो आप बीमार हैं बहुत, अगर जो कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका उपचार होने में या जिसको सही होने में काफ़ी समय लग सकता है, तो ऐसी इस स्थिति में आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से उनको आप सूचित कर सकते हैं कि मेरी सच एंड सच कंडीशन है, ऐसी स्थिति में हम माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो इसमें क्योंकि एडवोकेट को पास आपने पावर पहले से दे रखी है कि आपकी अनुपस्थिति में या उपस्थिति में जो भी उचित निर्णय होगा वो आप लेंगे और माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे कि वो जो आपके जो क्लाइंट हैं वो शारीरिक रूप से असक्षम है, वो कोर्ट नहीं आ सकते हैं। तो आपके बिहाफ पे आपके जो एडवोकेट हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर आपकी जो कार्रवाई है आपके ग्राउंड पे उनको वो पूरी करेंगे। और अगर जो इसके फिर भी आप अगर जो किसी रूप से किसी तरीके से अगर जो आप सक्षम नहीं हो पाते हैं कि अपनी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, तो ऐसे इस स्थिति में जो माननीय न्यायालय पारित करेगी आदेश वो आपको मानना पड़ेगा। और उस आदेश को अगर जो आप फिर भी अगर जो आपको लगता है कि जो आदेश पारित किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा आपके विरुद्ध हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास अपील और रिवीजन का ऑप्शन अवेलेबल है। आप उसमें हाई कोर्ट में आप अपने पिटीशन प्रस्तुत कर सकते हैं और उसमें आप अपने ग्राउंड अपने फैक्ट आपको मेंशन करते हुए माननीय न्यायालय को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो परिस्थितियों के अनुसार में वो आप ऐसा करने के लिए बाध्य थे, आपने उनको जानबूझ के या गलत तरीके से गलत भावना के साथ आपने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं कारित किया है। अगर जो आपके फैक्ट और आपके अगर जो तथ्य माननीय न्यायालय अगर इस पर विश्वास करती है तो माननीय न्यायालय आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी, जिससे कि वो इसमें वर्णित करेगी कि आपके अधिकार में आपने जो एप्लीकेशन मूव किया था आप शारीरिक रूप से असक्षम थे, आप अपने आप को माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत करा सकते थे, इसीलिए आपने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ये प्रेयर किया था कि जो सच एंड सच पर्सन हस्बैंड है वो शारीरिक रूप से असक्षम होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको एग्जेम्प्ट करने की प्रेयर की गई थी आपके अधिवक्ता के माध्यम से, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने यानी कि फैमिली कोर्ट ने आपकी बात को नहीं माना। इसके आधार पर उन्होंने आपके विरुद्ध कोई भी आदेश पारित कर दिया है, तो जिसके ग्राउंड पे आपने हाई कोर्ट में आपने अप्रोच किया है। अगर जो माननीय उच्च न्यायालय भी आपकी बात को कंसिडर नहीं करते हैं, आपके तथ्य को नहीं मानते, तो उसके उपरांत आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उच्चतम न्यायालय में अप्रोच कर सकते हैं और अपने फैक्ट अपने कारण को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ एक नई चर्चा पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।